Question number 11.11 is, what is the difference between the frequency and the pitch? Describe their relation graphically. So frequency and pitch में firstly हमें difference बताना है and then हमें बताना है कि graphically किस तरह से relate करिए. तो frequency की क्या definition होती है, यहाँ से हम start कर लेते हैं. frequency, number of vibration per second is called frequency. ठीक है. सो कितनी वाइब्रेशन एक यूनिट टाइम के अंदर से पास आउट हो सकती हैं, इस चीज़ का नाम है वाइब्रेशन. ठीक है, इस चीज़ का नाम है फ्रीक्वेंसी. यानी कि एक लेट सपोज ये 1 सेकेंड हमें दिया गया एंड इसके अंदर से इस तरह से इतने क्रस्ट एंड ड्राफ्ट पास आउट हो गए. ठीक है, या अगर 1 सेकेंड के अंदर सिर्फ इतने से पास आउट हुए तो कितनी वाइब्रेशंस हो चुकी हैं. ठीक है, कितनी दफ़ा वेव प्रोड्यूस हुई है 1 सेकेंड के अंदर अंदर, कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आई हैं, उस चीज़ का नाम है फ्रीक्वेंसी. सेकेंडली हमसे पूछा गया है कि पिच क्या होती है. ठीक है, सो यहाँ पे अब हम पिच को भी डिफाइन कर लेते हैं. पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसी खसूसियत जिससे हम एक श्रिल एंड ए ग्रेव वॉइस को सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश a shrill and a grave voice. Grave voice. So क्या होता है, पिच ये है कि कोई आवाज़ भारी है या पतली है, बारीक है, चुभने वाली है. तो ये तमाम खसूसियात जो हैं साउंड की, वो क्या कहलाती हैं, पिच कहलाती हैं. अब हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ये किस तरह दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड इसमें हम क्या बताएंगे कि पिच जो है डिपेंड करती है ऑन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब है आवाज़ की पिच उतनी ज़्यादा ही तेज़ है. तो किस तरह से कह सकते हैं, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अगर ज़्यादा हैं एक यूनिट टाइम के अंदर अंदर तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अगर हाई है यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा पास आउट कर रही हैं, इसका मतलब है इसकी हाई ही फ्रीक्वेंसी है एंड हाई पिच है, हाई पिच. ठीक है, सेकेंडली अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम हो गई हैं, ठीक है, इट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी एंड लो पिच. तो ये थी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्योंकि हमारी पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. तो अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है इन अ यूनिट टाइम या किसी भी टाइम गिवन टाइम के अंदर अंदर तो उतनी ही पिच हाई होगी, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम है यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम है तो हमारी पिच उतनी ही कम होगी. सो ये था हमारा 11.11 का आंसर. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, विच इज़ 11.12. So 11.12 is, describe the effect of change in amplitude on loudness and effect of change in frequency on pitch of sound. So अब हमने डिस्क्राइब करना है या बताना है इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस. ठीक है, कि लाउडनेस पे एम्पलीट्यूड चेंज करने का क्या इफेक्ट होगा, यानी अगर हम किसी वेव का जो प्रोड्यूस हुई है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो लाउडनेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो पहली बात है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक वेव इस तरह से, ठीक है, इसके मीन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो अगर हम ये एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं यानी कि हम इस तरह से ले रहे हैं कि मीन पॉइंट से इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, तो लाउडनेस पे क्या इफेक्ट होगा. सो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड. ठीक है,
यानी जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतनी ही हमारी लाउडनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। और जितना एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा लाउडनेस उतनी ही कम हो जाएगी। सो पहला तो हमारा ये था कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का इफेक्ट बताना था, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो या चेंज कर रहे हैं तो लाउडनेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो यही इफेक्ट होगा कि जितनी लाउड एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा उसी तरह हमारी लाउडनेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। सेकेंडली जो हमें बताना है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन द पिच ऑफ साउंड। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो उसका पिच पे क्या इफेक्ट होता है, एज पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। सो अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच। लो फ्रीक्वेंसी, इसको जस्ट एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मीन्स लो पिच। यानी इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी पिच उतनी ही इंक्रीज करेगी, एंड अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करवाएंगे तो पिच भी उसी लिहाज से डिक्रीज कर जाएगी। तो दोनों का इफेक्ट क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के एंड पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यही हमने शो करना था एंड ये था हमारा 11.12 का आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ विच इज़ 11.13। 11.13 is if the pitch of a sound is increased, what are the changes in the following? So अब हम पिच को चेंज कर रहे हैं तो हमें बताना है कि जो नीचे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, यानी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड, इन चारों चीज़ों पे पिच के इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट होगा। यस, पिच इज इंक्रीज, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि पिच जो है वो हमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर 1 इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर बी इज वेवलेंथ, नंबर सी इज वेव स्पीड एंड नंबर डी हमें दिया गया है एम्पलीट्यूड। सो ये हमें बताया गया था कि जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है पिच उतनी इंक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी एंड पिच का क्या रिलेशन आया कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। सो ये हमें जो है हमारे पिच का टॉपिक है उसमें भी नीचे बता दिया गया था कि पिच जो है वो दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो हाई पिच होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी भी होगी, एंड हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच होगी। अब देखें, अब हमने वेवलेंथ और वेव स्पीड के बारे में भी बता रहे हैं एंड ऑल्सो एम्पलीट्यूड के बारे में भी बताना है। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का जो एक रिलेशन हमने पढ़ा था वो क्या था, वेव इक्वेशन के थ्रू v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो अगर पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है तो बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवा रहे हैं, ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि पिच के इंक्रीज करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी उतनी पिच भी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, हमारे पास बाकी 2 चीज़ें क्या बची, v एंड लैम्डा, ठीक है। हमने किसको देखना है, अब फ्रीक्वेंसी का हमने बता दिया, अब हमने देखना है वेवलेंथ किस तरह से इफेक्ट होगी। अब देखिए, हम अगर इस वाले पोर्शन को देख लें तो ये कांस्टेंट रखनी है, लेट्स सपोज 20, ठीक है। v की वैल्यू अगर हम कहते हैं कांस्टेंट रहनी चाहिए 20, और हम किस तरह से इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ सकता है, 4 5 से 20, ठीक है, 5 4 से 20, 20 1 से 20, ठीक है। इसका मतलब है पहले 4 थी, ठीक, फ्रीक्वेंसी 4 थी तो वेवलेंथ ज़्यादा थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 5 पे ले गए, वेवलेंथ डिक्रीज कर गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, वेवलेंथ और डिक्रीज कर गई, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम फ्रीक्वेंसी को कह रहे हैं कि वो पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी तो इसको इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी को लैम्डा तो डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर लैम्डा डिक्रीज कर रहे हैं तो पिच पे भी क्या इफेक्ट होगा कि पिच के भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी पिच बढ़ेगी उतनी वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। सो पिच जो है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी पिच उतनी कम हो जाएगी, एंड जितनी पिच वेवलेंथ कम होगी पिच उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और वो किस तरह से होगी, क्योंकि हमें इस वाली साइड को कांस्टेंट रखना होता है, एफ को आप जब बढ़ा के देखेंगे तो वेवलेंथ उतनी डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर्स पे भी वो डिपेंड कर रहे। तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से वेवलेंथ डिक्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से पिच भी डिक्रीज कर गई या इंक्रीज करेगी जब वेवलेंथ उसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब हमारे पास आ गई वेव स्पीड। अब वेव स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारी वेव स्पीड भी बढ़ जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो वेव स्पीड भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पिच के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है पिच वेव स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी पिच ज़्यादा होगी वेव की स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाएगी, एंड जितनी पिच कम होगी स्पीड भी उतनी ही कम हो जाएगी। एंड एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमारी जो पिच है या फ्रीक्वेंसी वगैरह है वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। इट इज़ ऑन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड ही नहीं करे, इसका मतलब है पिच भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। सो ये बाकी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही थी, और किस तरह से कि जितनी पिच ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। अगर हमें पिच और वेवलेंथ का देखना है तो इनका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, वेव स्पीड का देखना है तब भी इनमें डायरेक्ट यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, और एम्पलीट्यूड पे वो डिपेंड ही नहीं करती पिच। तो ये था हमारा 11.13 का आंसर। नेक्स्ट इज 11.14 and it is, if we clap or speak in front of a building while standing at a particular distance, we rehear our sound after some time. Can we explain how does this happen? अब हमसे कहा गया है कि हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर क्लैप कर रहे हैं या बोल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हमें फिर से आवाज़ सुनाई देती है, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। तो क्यों सुनाई देती है, क्या हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, और उस प्रोसेस को यानी रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को कहते हैं ईको। ठीक है, तो ईको के थ्रू हमें हमारी आवाज़ ही दोबारा सुनाई देती है, क्योंकि साउंड की ये प्रॉपर्टी है कि वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, सो क्यों हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है? इट इज़ ड्यू टू ईको। ठीक है, सो when we speak or clap in front of building, some part of our voice of sound reflect back. ठीक है, so due to reflection of sound or echo we can hear, बल्कि we can rehear our voice या our sound। ठीक है, सो जैसे ही हमारी बिल्डिंग से आवाज़ टकराएगी और टकरा के वापस आएगी यानी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो उस फेनोमेना को इको कहा जाता है। एंड इको के ज़रिए ही हम अपनी आवाज़ को दोबारा से सुन सकते हैं थोड़े टाइम के बाद। सो ये था हमारा 11.14 का आंसर। द नेक्स्ट वन इज़ 11.15। सो 11.15 हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, how can you find out the speed of a sound by echo method? What factor can affect the accuracy of this method? So ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक नंबर 11.4 में। सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप मेरा 11.4 लेक्चर सुन सकते हैं। सो ये थे हमारे 11.15 क्वेश्चन।